आज का जो टॉपिक मेरा रहेगा वो है कि योग्य और अयोग्य का परिभाषा क्या है। इसके ऊपर मैं आज अपना बात रखूंगा और फिर इसके अगला टॉपिक ये रहेगा कि इसके ऊपर आधारित व्यवस्था किस तरीके का होना चाहिए और फिर उसके अगला टॉपिक ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से क्योंकि व्यवस्था आना कितने दिन बाद आएगा नहीं आएगा उसमें समय लगेगा। ये व्यवस्था को बदलने के लिए आप और हम और सभी प्रकार के जितने भी व्यक्ति हैं सबको साथ आना होगा, तभी जाकर के संभव है। लेकिन तब तक क्या आप घटिया जीवन जीते रहेंगे, घुट घुट के मरते रहेंगे? तो इसके लिए वर्तमान अवस्था के अंदर आप खुद को कैसे एक खुद के अंदर बदलाव कैसे लाएं और किस तरीके से आप जीवन में एक परिवर्तन अपना देख सकते हैं और एक अपना स्वाभाविक जीवन आप जी सकते हैं और एक संतुष्टि भरा जीवन आप बिता सकते हैं। जैसे तो ये बात है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही है संतुष्टि में अगर रहते हैं और चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन संतुष्टि अगर रहता है, जीवन में अगर संतुष्टि है तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे हैं, तो आप सफल व्यक्ति माने जाएंगे, आप सबसे बड़े धनी व्यक्ति होंगे। तो ये है। तो आज जो टॉपिक के ऊपर मैं अपना बात रखूंगा वो योग्य और अयोग्य के ऊपर मैं कुछ कहूंगा। तो शुरू करता हूं। तो जो टॉपिक रहेगा पहले उस टॉपिक को बोल देता हूं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ कहूंगा। टॉपिक ये है कि योग्य और अयोग्य का परिभाषा क्या है, मूल्य कहां तक और कितना सही है, मूल्य कहां तक और कितना सही है, क्या सबका मूल्य समान है, हर इंसान को ये किस तरीके से अलग अलग करके भेद उत्पन्न किया हुआ है और ये केवल इंसान तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार की भावनाओं के कारण हर एक प्राणी वर्ग को इसके आधार पर विभाजित करते हुए तुच्छ क्यों समझते हैं और हम और पूरी समाज में प्रेम का अभाव क्यों है। तो ये है टॉपिक और इसके ऊपर जो मेरा जो बोलना है वो अभी मैं कहूंगा। तो जो विचार मेरा है इस प्रकार की टॉपिक के ऊपर जो मैं जो विचार रखता हूं, तो उसको मैं अभी बोल रहा हूं। इसके अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि पूरी ब्रह्मांड की हर एक अंश, इसके अगले पार्ट में हम ये समझे हैं, मतलब जो अगले पार्ट था उसमें हम ये समझे हैं कि पूरी ब्रह्मांड की हर एक अंश वही परम तत्व, परम चेतना का हिस्सा है और वही परम तत्व, परम चेतन, वही परमेश्वर खुद को ही अनेकों में बांटा हुआ है एक निश्चित उद्देश्य के लिए। अब गति जड़ में भी होता है और गति चेतन में भी होता है, लेकिन जड़ अपने गति एक निश्चित नियमों के अंदर करता है जिसके ऊपर उसका कोई उद्देश्य नहीं है या उद्देश्य दे नहीं सकता। जैसे पूरी ब्रह्मांड फैल रहा है, वैसे ही किसी एक समय के उपरांत ये ब्रह्मांड सिकुड़ भी जाएंगे, लेकिन ये कोई उद्देश्य से नहीं हो रहा है, ये जड़ की एक फिक्स गति है। अब मूल चेतन और मूल तत्व की ब्रह्मांड की शुरुआती दौर में मौजूद थी। अब मूल चेतन और मूल तत्व ही ब्रह्मांड की शुरुआती दौर में मौजूद थी। वहां से मूल चेतन कोई एक निश्चित उद्देश्य के लिए खुद को फैलाते गया। उदाहरण के लिए जैसे हमारा पूरा शरीर तत्व की कॉम्बिनेशन है
और जिसमें जड़ की गति एक निश्चित नियमों के आधार पर हो रहा है। लेकिन हमारे जो चेतन सत्ता है वो एक उद्देश्य रखता है और उस उद्देश्य के तहत जड़ को एक दिशा देता है और फिर पूरी शरीर को किसी एक निश्चित जगह तक ले जाता है। इसका मतलब जड़ अपने आप में शरीर में ही एक गति कर रहा है एक निश्चित नियमों के आधार पर, और चेतन एक सीमा तक उस जड़ को एक दिशा देता है किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए। लेकिन चेतन के हाथ में पूरा नियंत्रण रहता नहीं है। जैसे कि जड़ की अपनी गति है, एक निश्चित नियमों के अंदर होता है जिसको चेतन पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत से अंग ऐसे हैं, चाहे वो फेफड़ा हो या फिर हृदय हो या और भी बहुत से अंग हैं जिसके ऊपर हमारे कोई नियंत्रण नहीं है। अब मान लेते हैं हमारे पूरा शरीर ही ब्रह्मांड है और इसमें हम ये कहें कि इस अंग का महत्व बहुत ज्यादा है और इस अंग का महत्व बहुत कम है। क्या इस तरीके से आप देखते हैं विषयों को? क्या देखते हैं इस तरीके से? नहीं ना। आपके लिए आपकी हर एक अंग का उतना ही महत्व है जितना आपका दिमाग का है, क्योंकि वो सारे आपका ही हिस्सा है। बाकी सारे हिस्से को जो आपके बाहर मौजूद है, बाकी सारे हिस्से जो आपके बाहर मौजूद है, उसको आप अपना मानते ही नहीं हैं। इसलिए आप अपने हर एक अंग की महत्व आप उतना ही देते हैं जितना आपके लिए आपका जिस अंग का उपयोग बहुत ज्यादा काम का है। आपका एक अंग अगर थोड़ा खराब होने लगे तो आप बहुत चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका पूरा शरीर बहुत सही ढंग से तभी काम कर सकता है जब आपका हर एक अंग अपना अपना काम सही तरीके से करने लगे। लेकिन बाहर में हम इतना ईर्ष्या, द्वंद्व, द्वेष, हिंसा एवं असहज व्यवहार लोगों के अंदर क्यों देखते हैं? इसके बहुत से कारक है, बहुत कारण मौजूद है जिसको बाद में पूरा विस्तार से बोलेंगे। अब हम योग्यता को कहां तक ये बोले हैं कि वो योग्य है और वो अयोग्य है। तो उदाहरण के लिए जैसे हृदय के काम होता है खून की बहाव को नियंत्रित ढंग से संचालित करना। अब हार्ट का काम या हृदय उस काम के योग्य हैं और किडनी खून को साफ करता है और जो खराब तत्व है उसको मूत्राशय में भेजता है, और इस काम के लिए किडनी योग्य है, दूसरा काम का अयोग्य है। जैसे हृदय दूसरा काम का अयोग्य है। अब आते हैं दोनों में क्या हम भेदभाव कर सकते हैं कि इसका महत्व या मूल्य ज्यादा है उसका कम? अगर इस तरीके से आप देखते हैं तो क्या आप खुद के शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे क्या? लेकिन आपके दिमाग में एक ऐसा विचार आए, एक ऐसी परिस्थिति के कारण, जैसे कि आपको अपनों में किसी का किडनी खराब हो जाए, हो सकता है आपकी मम्मी का या पापा का या बहन का या भाई का या दादा का या आपकी पत्नी का, तो फिर आप अपना किसी एक अंग को थोड़ा कम महत्व देंगे और फिर आप अपनी एक अंग को उनको दे देंगे ताकि उनके जीवन बच सके। या ऐसे स्थिति आए, क्या आप इतना विकृत हो चुके हैं मानसिक रूप से कि आप खुद की दुख को हटाने के लिए शराब की सेवन बहुत ज्यादा करने लगेंगे, तभी आप अपनी अंदर की अंग को महत्व कम देंगे, चाहे वो अंग खराब ही क्यों ना हो जाए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तब। या फिर आप इतना विकृत हो चुके हैं कि जब मैं ही नहीं जी पा रहा हूं तब मैं हिंसा करके खुद को एक संतुष्टि देने का प्रयास करूंगा, मैं किसी दूसरे के जीवन को भी नष्ट कर दूंगा, इसी से मुझे मानसिक संतुष्टि मिलेगी। ऐसे मौके पर परिस्थितिजनक कारण के वजह से ही लोग किसी न किसी अपने ही अंग को महत्व
कभी ज्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्थिति यह है, चाहे कैसे भी हो, खुद को जीना है तो अपने शरीर को ठीक से ठीक रखें, अपने हर एक अंग को महत्व दे, मूल्य दे। लेकिन हम चाह करके भी वर्तमान हालतों में क्यों हम मूल्य नहीं दे सकते हैं? खास करके विकृत हो चुके हिंसक इंसान को या चालबाज इंसान को क्या हम अपने जीवन में स्थान नहीं दें? इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिसको हम बाद में रखेंगे। एक हीरे को जितना मूल्य देते हैं हम, क्या उतना ही साधारण पत्थर को देते हैं? हम उपयोगिता के आधार पर हम तय करते हैं कि कौन कितना योग्य है, वो तय करते हैं। हमारे लिए जो उपयोगी है, हम केवल और केवल उसी को ही योग्य घोषित करते हैं। देखिए, हीरे का अयोग्यता अलग है, साधारण पत्थर का योग्यता भिन्न है, लेकिन हम उसके ऊपर मूल्य तय कर देते हैं बहुत से कारकों के वजह से। उसको किसी दूसरे दिन कहने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। हम प्रतिस्पर्धा को इंसान की स्वाभाविक स्वभाव में मान लेते हैं। यहां तक कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछे कि इंसान की जो प्रतिस्पर्धा वाला स्वभाव है, क्या ये इनका वास्तविक स्वभाव है, तो वो भी उत्तर यही बोलेंगे कि हाँ है। लेकिन वास्तव में प्रतिस्पर्धा जीवन का हिस्सा ही नहीं है। ये एक गलत समाज व्यवस्था के कारण ऐसा दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट इंसान के अंदर हो गया है। हर तरफ इंसान दूसरे से प्रतिस्पर्धा में उतरता है। ऐसे में समाज में स्थित हर एक व्यक्ति का उतना ही मूल्य है जितना वर्तमान समाज में किसी एक वर्ग की इंसान को बहुत ज्यादा मूल्य दिया जाता है। क्या मैं ये बोल करके आप सभी से मूल्य मांग रहा हूं? क्या मैं ये सभी बात बोल करके आप सभी से मूल्य मांग रहा हूं? पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि प्रश्न उठेगा ना। तो ये मत सोच लीजिएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि आपको मेरे दिमाग पढ़ने का क्षमता ही नहीं है जहां तक मैं पहुंच पाया हूं। ठीक है, जो अल्टीमेट मौलिक बात हो सकता है वो मैं आपके सामने रखा, बिल्कुल निष्पक्ष रूप में। मुझे कुछ मांगना नहीं है। जो काम करते हुए मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है वही काम मैं कर रहा हूं, और ये मेरा निःशुल्क समाज के प्रति योगदान है। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान स्वस्थ हो जाए, अपने आप में बहुत प्रेमपूर्ण हो और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सहमति के साथ बिना हिंसक हुए, कोई भी द्वंद्व ना रखते हुए खुल करके जिए। पूरा समाज एक प्रेम का मैदान हो। मुझे इसी में खुशी है, जहां हर एक व्यक्ति का मूल्य समान हो, हर एक काम को सम्मान की नजर से देखें, कोई भी उच्च नीच का भाव उत्पन्न ना हो, लोग हीन भावनाओं से और उच्च भावनाओं से ग्रसित ना हो, बिल्कुल स्वस्थ दिमाग रखें। एक इंसानी सभ्यता को अगर बड़ा पर एक ही दिमाग मान लिया जाए, बड़ा करके एक ही दिमाग अगर मान लिया जाए इंसानी सभ्यता को, तो यहां हर एक अंग का हिस्से का योग्यता भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सभी का मूल्यांकन समान रूप से होना चाहिए। प्रकृति का दिया हुआ जो वरदान है, चाहे किसी को बहुत अच्छी दिमाग दिया हुआ हो या किसी को बहुत सुंदर बनाया हुआ हो या किसी को बहुत शारीरिक स्तर पर मजबूत बनाया हुआ हो, या सभी प्रकार के व्यक्ति का उतना ही मूल्य है जितना हम वर्तमान में किसी और को देते हैं। प्रश्न उठेगा कि सबको समान रूप में बंटवारा कैसे करें? क्या ये सही रहेगा? मतलब सभी को समान रूप में बंटवारा करें, क्या यह सही रहेगा? हम सबको समान रूप में बंटवारा करें, क्या यह सही रहेगा? क्या उदाहरण के लिए, जैसे किसी एक पैमाने के तहत 5 रोटी को ही एक मापदंड बनाया गया कि समानता का आधार 5 रोटी होगा। अभी इसके तहत 2 रोटी खाने वाले इंसान को
5 रोटी दिया जाएगा और 10 रोटी खाने वाले इंसान को 5 रोटी दिया जाएगा, और जो 5 रोटी खाने वाला इंसान है उसको तो उसके लिए सही हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए अन्याय होगा। तो फिर यहां मेरा कहना यही है कि इस तरीके से समानता का आधार नहीं है। समानता का आधार यह है कि जिसको जहां तक उसकी स्वाभाविक मांग है, मतलब मान लो जिसकी 2 रोटी खाने से पेट भर जाता है, उसका शरीर का ढांचा ही 2 रोटी खाने तक है, तो उसको उतना ही दिया जाएगा जितना वो मांग करता है। इस तरीके से जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही दिया जाएगा, ना ज्यादा ना कम। अभी फिर से प्रश्न उठेगा कि इस तरीके से लोग ज्यादा मांग करेंगे, अपने मन के हिसाब से कुछ भी मांग करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग तभी ज्यादा अतिरिक्त भोग करते हैं जब असुरक्षा महसूस करते हैं कि आगे मिलेगा कि नहीं, तो इसीलिए वो संचय भी करने लगते हैं और इसीलिए मांग भी बढ़ने लगता है। अभी हमारे धारणा में ऐसा इसीलिए बैठ गया है क्योंकि हम एक ऐसी गलत व्यवस्था के अंदर हैं जहां लोग अपने आसपास में यही सब देखता है, क्योंकि पूरा व्यवस्था ही असुरक्षा के घेरे में है। और जब माहौल खराब हो तब उसी खराब माहौल में क्या स्वस्थ व्यक्ति पैदा होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सब के सब विकृत हैं, 99% से भी ज्यादा। यहाँ से खुद को अलग और स्वस्थ बनाने के लिए साधना करना पड़ता है, जो जीवन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बचना है तो यही अनिवार्य काम भी है। लेकिन इतना कह सकता हूं, अगर कोई यहाँ से स्वस्थ निकल गया तो फिर वो जीवन को जी लिया, जितना दिन भी जिया। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे आदर्श महान आधुनिक गुरुदेव स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं जी पाए, लेकिन जितने भी दिन जिए भरपूर जिए, और ये होता है वास्तविक आनंद। स्वाभाविक और स्वच्छ जीवन, शुद्ध जीवन, जटिलता मुक्त जीवन जीना, यह जीवन से बहुत बड़ा प्राप्ति है। जो इसको मूल्य देता है वो पूरा जीवन ही शांति के साथ ही जी सकता है, भले ही उसको बहुत से सुख नहीं मिले तब भी। तो इस योग्यता को मैंने कुछ तरीके से परिभाषित मुझे लगता है कि कर पाया हूं। अगर इसके ऊपर कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये रहा बात, और इसके अगला पार्ट जो रहेगा कि इस जो योग्य और अयोग्य का जो परिभाषा है, इसको हम व्यवस्था में किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, उसको बोला जाएगा अगला पार्ट। 3rd पार्ट में ये लाऊंगा, और उसके अगला पार्ट में कि वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान एक गलत व्यवस्था चल ही रहा है, जैसे जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम हैं, तो उसमें किस तरीके से हम खुद को एक स्वाभाविक गति दे सकते हैं, तो वो रहेगा उसका अगला पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्रणाम। अगर कहीं कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैंने जितना कहना था उतना कह दिया, मेरे से जितना हुआ उतना बोला। अगर इसके ऊपर आपको कोई प्रश्न रखना है तो कमेंट में आप रख सकते हैं। तो प्रणाम सभी को।